नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जुड़ जाइए क्लास के साथ। 8 बज चुके हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट, जिसमें ये जो क्लास चल रही है, मैंने कल की क्लास में बोला था आपको कि जो ये आने वाली 3 क्लास हैं, इसमें हम लेटेस्ट क्वेश्चन जो इस साल हुए हैं उनको शामिल कर रहे हैं। तो इसमें 2023-24 के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे वो इसमें शामिल किए गए हैं और साथ ही साथ क्लास के एंड में जाके स्टैटिक टॉपिक डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक बार सभी जुड़ जाएं दोस्त, ठीक है? सभी जुड़ जाएं और क्लास को शेयर जरूर कर दें, क्लास को शेयर जरूर कर दें। और लास्ट में जाते जाते क्लास के बाद क्लास का फीडबैक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है? चलो शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है आपके सामने, हु वॉन द टाइटल एट द वर्ल्ड चेस आर्मगेडन एशिया एंड ओशिनिया इवेंट इन अप्रैल 2023? किसने जीता है वर्ल्ड चेस का एशिया में और ओशियाना इवेंट जो हुआ था 2023 में, वो खिताब किसने जीता है? तो देखो, हाल ही में तो जो यही है जो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, उससे पहले ये खिताब जीता इन्होंने। तो उसी पे प्रश्न है, डी गुकेश। कौन है? डी गुकेश। लेकिन अब प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि वर्ल्ड चेस चैंपियन, वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं? वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं? तो वो बने हैं डी गुकेश, डी गुकेश, ठीक है? ध्यान रखेंगे, अभी तक विश्वनाथन आनंद थे, इनसे पहले कौन थे? विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद, ये थे वर्ल्ड चैंपियन, ठीक है? अब जो है डी गुकेश हैं। अब ध्यान रखना, तो ये तो अभी लेटेस्ट वाला हो गया। फिलहाल ये जो चैंपियनशिप है ये भी इन्होंने ही जीती थी। डी गुकेश 2023 का पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे आप लोग, ठीक है? लेटेस्ट रिसेंट अब याद रखिए, क्योंकि अब उसकी जगह ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू। सत्य कथन को सिलेक्ट करना है रिगार्डिंग फॉलोइंग टू स्टेटमेंट लेबल्ड एसर्शन और रीजन। देखो, कथन और कारक के रूप में दो स्टेटमेंट दिए हैं आपको, एक है कथन और दूसरा है कारण। कथन और कारक के रूप में दो स्टेटमेंट दिए हैं और आपको ट्रू बताना है, सत्य बताना है। आपको बताना है क्या? ट्रू बताना है और सत्य बताना है। तो पढ़िए एक बार, ये है आपका एसर्शन और पिंक कलर से मैं इंडिकेट कर देता हूं रीजन, ठीक है? तो डार्क येलो हो गया एसर्शन यानी कि कथन और पिंक हो गया रीजन यानी कि कारण। पढ़ लेते हैं दोनों क्या कह रहे हैं। एसर्शन पढ़िए, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज वन ऑफ द डिसिसिव बैटल ऑफ इंडिया। जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो एक निर्णायक लड़ाई थी। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो एक निर्णायक लड़ाई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, ये क्या थी? एक निर्णायक लड़ाई थी। ये एक निर्णायक लड़ाई थी। क्यों? क्योंकि इसी लड़ाई के बाद जो है बाबर आ जाता है। इसी लड़ाई के बाद बाबर का शासन शुरू हो जाता है। बाबर का शासन मतलब मुगल का शासन। तो जो व्यवस्था दिल्ली सल्तनत की चल रही थी 1206 से 1526 तक, मुगलों से पहले दिल्ली सल्तनत चल रही थी। आपको अच्छे से पता है, दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी रूल कर रही थी। तो जो दिल्ली सल्तनत चली थी 1526 तक, तो दिल्ली सल्तनत में सबसे लास्ट का जो वंश था वो था लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत में सबसे लास्ट का जो वंश था पांचवा, वो है लोधी वंश। तो लोधी वंश में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। तो लोधी वंश का जो शासक था अंतिम, इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी, ये लोधी वंश का अंतिम शासक था।
लोदी वंश का इब्राहिम लोदी अंतिम शासक। अब इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश का था और बाबर जो कि मुगल था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी। अब ये युद्ध कब हुआ? तो ये युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को। इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? इस युद्ध का रिजल्ट आया कि बाबर जीत गया। बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी मारा गया। इब्राहिम लोदी मारा गया। ठीक है, इब्राहिम लोदी मारा गया और फिर दिल्ली सल्तनत का शासन समाप्त होकर मुगल शासन स्टार्ट हो गया बाबर के आगमन से। मुगल शासन स्टार्ट हो गया बाबर के आगमन से। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, सॉरी स्टेटमेंट बिल्कुल ए सही है कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो एक निर्णायक लड़ाई थी। बिल्कुल निर्णायक लड़ाई थी, क्योंकि जो शासन है वही परिवर्तित हो रहा है। जो दिल्ली सल्तनत का रूल चल रहा था, अब मुगल आ गए उस जगह पे, तो निर्णायक लड़ाई थी। कारण पढ़िए, इट ब्रॉट इनटू पावर अ न्यू बैंड ऑफ इन्वेडर्स कॉल्ड मुगल। अब इस युद्ध की वजह से ही मुगल सत्ता में आ गए, तो ये भी सही बात है। इस युद्ध की वजह से ही मुगल जो है सत्ता में आ गए। तो कौन सा आंसर होगा? स्टेटमेंट ए एंड आर ट्रू, दोनों सत्य हैं, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा सही, यानी कि बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। समझ आई मेरी बात? बहुत बढ़िया। इन द ईयर 2020 में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन वॉज लॉन्च्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ओकेशन। किस अवसर पर 2020 में किस अवसर पर क्या लॉन्च किया गया? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन लॉन्च किया गया। तो भाई ये लॉन्च किया गया आपका इंडिपेंडेंस डे पर। 2020 का जो इंडिपेंडेंस डे था 15 अगस्त 2020 को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की जाती है। मोदी के द्वारा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की जाती है हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, आगे, विच इंडियन सिटी एक्सपीरियंसेस द लीस्ट डिफरेंस इन एवरेज टेम्परेचर बिटवीन इट्स हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट मंथ। वो कौन सा शहर है जो गर्मी में और सर्दी में जो तापमान महसूस करता है? तो गर्मी के तापमान में और सर्दी के तापमान में अगर एवरेज निकाला जाए तो बहुत ही कम अंतर नजर आता है, मतलब लगभग एक जैसा तापमान बना रहता है, लगभग। तो कौन सा वो शहर है? तो वो शहर कोई और नहीं दोस्त, वो मुंबई है। वो कौन सा शहर है? मुंबई है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी। मुंबई क्या है? भारत की आर्थिक राजधानी। भारत की आर्थिक राजधानी, आर्थिक राजधानी ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, ये याद रखेंगे। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी, जो गर्मी के दिनों में तापमान को और सर्दी के दिनों में तापमान में दोनों का एवरेज अगर देखें तो बहुत ही कम डिफरेंस नजर आता है, बहुत ही कम डिफरेंस नजर आता है। कोस्टल एरिया है। समझ आई मेरी बात? बहुत बढ़िया। सवाल है आपके लिए, आपके लिए सवाल है।
आपको पता है मुंबई महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में हाल ही में चुनाव हुए। महाराष्ट्र में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं। विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो इस चुनाव में के बाद अब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए जल्दी से। मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए जल्दी से कमेंट करके। ठीक है भाई, ये आपका 2024 में पूछा गया था ये वाला सवाल। ठीक है, आगे देखें। Which of the following is an example of type of ROM that can be electronically erased and reprogrammed multiple time? रोम जो मेमोरी है, रोम क्या है? कंप्यूटर की मेमोरी है। रोम क्या है? रोम है बेटा रीड ओनली मेमोरी। मेरे भाई रीड ओनली मेमोरी क्या है? रोम क्या है दोस्त? रीड ओनली मेमोरी। ये कंप्यूटर की मेमोरी है। तो रोम का इनमें से वो कौन सा प्रकार है जिसमें डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली मिटाया जा सकता है और उसको मल्टीपल टाइम रीप्रोग्राम्ड किया जा सकता है? तो रोम के जो प्रकार होते हैं वो देख लीजिए एक बार। एक होता है पी रोम, एक होता है ईपी रोम और तीसरा होता है डबल ई पी रोम। डबल ई पी रोम। तो ये जो डबल ई पी रोम है, ये जो डबल ई पी रोम है, इसमें जो डेटा है उसे इलेक्ट्रॉनिकली इरेज किया जा सकता है और मल्टीपल टाइम रीप्रोग्राम्ड किया जा सकता है। मल्टीपल टाइम रीप्रोग्राम्ड किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। और ये जो रोम है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि अवश्यशील मेमोरी। इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी डेटा सेव रहता है। आगे देखें। In which of the following places did Mahatma Gandhi along with other Indians establish the National Congress to fight against racial discrimination? नस्ल भेदभाव के खिलाफ लड़ाई करने के लिए, नस्ल भेदभाव यानी कि गोरा काला के बिहाफ पर भेदभाव के खिलाफ लड़ाई करने के लिए महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर कौन सा ये जो नेशनल कांग्रेस है इस्टेब्लिश किया था? कहां पर किया था? ये जो नेशनल कांग्रेस है इसकी स्थापना, नेशनल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि नस्ल के आधार पर भेदभाव के विरोध में इसका गठन किया था, नेशनल कांग्रेस का। ये नेशनल कांग्रेस लड़ेगा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। सवाल ये पूछा है कि ये जो नेशनल कांग्रेस है महात्मा गांधी ने कहां पर इस्टेब्लिश किया? नेशनल कांग्रेस महात्मा गांधी ने कहां पर इस्टेब्लिश किया? साउथ अफ्रीका, इंडिया, इंग्लैंड और फ्रांस। तो देखो भाई, इंडिया में आने से पहले 1915 में इंडिया में आने से पहले वो महात्मा गांधी कहां थे? साउथ अफ्रीका में थे। कहां थे? महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे, है ना। तो साउथ अफ्रीका में ही नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई महात्मा गांधी और अन्य भारतीयों के साथ मिलकर। उसके बाद एक और प्रश्न यहां से बनता है, वो क्या है? महात्मा गांधी का साउथ अफ्रीका में जो आश्रम था, महात्मा गांधी का साउथ अफ्रीका में जो आश्रम था, दक्षिण अफ्रीका में जो आश्रम था, महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में जो आश्रम था, आश्रम दक्षिण अफ्रीका, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था टॉलस्टॉय फार्म। टॉलस्टॉय फार्म। ये सवाल पूछा गया है, टॉलस्टॉय फार्म महात्मा गांधी के आश्रम का नाम था। ठीक है भाई। उसके बाद ये महात्मा गांधी
जो है भारत आते हैं, भारत आते हैं और चंपारण चंपारण सत्याग्रह करते हैं, चंपारण सत्याग्रह करते हैं। ठीक है, तो इनके कई आंदोलन हैं जो आपको याद रखने हैं, जो इनकी लीडरशिप में चले। आगे देखें, इन फरवरी 2023 फरवरी 2023 में बीवीआर सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया है क्या? फरवरी 2023 में बीवीआर सुब्रमण्यम को क्या बनाया गया है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम बने थे सीईओ ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बीवीआर सुब्रमण्यम ये क्या बने? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इन्हें क्या बनाया गया? मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया इनको, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया इनको। किसका? तो नीति आयोग का, नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया, नीति आयोग का। अब इस नीति आयोग का जो गठन है, नीति आयोग का जो गठन है वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग का जो गठन है वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया था? तो नीति आयोग ने योजना आयोग को रिप्लेस किया था। नीति आयोग की जगह योजना आयोग चलता था, जो अगस्त 2014 में डिसॉल्व कर दिया गया, अगस्त 2014 तक चला। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं, नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं? वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। Which type of well-managed industry was established in India at the time of independence? आजादी के समय कौन सी इंडस्ट्री इंडिया में स्टैब्लिश की गई थी? आजादी के समय कौन सी इंडस्ट्री इंडिया में स्टैब्लिश की गई थी? तो वो है स्टील और कॉटन की इंडस्ट्री। स्टील और कॉटन, स्टील और कपास की इंडस्ट्री इंडिया में स्टैब्लिश की गई थी, ध्यान रखेंगे। तो जमशेदजी टाटा का नाम याद है, तो वो स्टील से संबंधित हैं, बहुत योगदान रहा है उनका, बहुत योगदान रहा है उनका। ठीक है, और एक और चीज अगर हम देखें तो देखो, भारत में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। भारत में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, है ना। तो इसमें जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, सेकंड पंचवर्षीय योजना, सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी, सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी, इसका उद्देश्य पहले तो याद रखें, सेकंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चलाई गई। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था दोस्त, इसका उद्देश्य था क्या? भारी उद्योगों की स्थापना। क्या? भारी उद्योगों की स्थापना, ये इसका उद्देश्य था। सेकंड 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महलनोबिस मॉडल। किस पे? पीसी महलनोबिस, पीसी महलनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर? बहुत बढ़िया। आगे देखें, यक्षगान इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ये जो यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? 19वां बताओ भाई। तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। कहां का है ये? कर्नाटक का है। कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है? यक्षगान। राई कहां का है? राई लोक नृत्य कहां का है? बताओ भाई, राई लोक नृत्य कहां का है? बुंदेलखंड का है। कहां का है? बुंदेलखंड
खंड का है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, याद रखेंगे। Which of the following option best describe the primary cause of per capita income decline? निम्नलिखित में से वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से जो प्राइमरी पर कैपिटा इनकम है, प्राथमिक प्रति व्यक्ति आय जो है वो डिक्लाइन हो रही है। तो सबसे पहले देख लो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलता है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलता है? तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए टोटल नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय अपॉन कुल जनसंख्या, तो ऐसे निकलेगा आपका पर कैपिटा इनकम, यानी कि एवरेज इनकम प्रत्येक व्यक्ति की। तो क्या कौन सा ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब करेगा प्राइमरी कॉज, जो कारण है कि पर कैपिटा इनकम जो है डिक्लाइन हो रही है। प्राइमरी कॉज ऑफ द पर कैपिटा इनकम डिक्लाइन, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय जो है डिक्लाइन हो रही है। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है जो ये बताए कि प्रति व्यक्ति आय इसी वजह से कम हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2, तो भाई साहब देखो, जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय कम होगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय कम होगी। अब आप ये देखो, मान लो ये 100 जो है क्या है, राष्ट्रीय आय है। 100 क्या है, राष्ट्रीय आय है। ठीक, इसको डिवाइड कर दिया हमने 20 से, और 20 क्या है इसमें, कुल जनसंख्या है। क्या है, 20 क्या है, कुल जनसंख्या है। तो 20 पंजे 100, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी निकल आई, 5 रुपए। प्रति व्यक्ति आय निकल आई 5 रुपए। अगर इसी को हम 100 को और जो है कितने से डिवाइड करें, 50 से, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी आएगी, 2। तो यहां जनसंख्या 20 थी तो प्रति व्यक्ति आय 5, जनसंख्या 20 से 50 हो गई तो प्रति व्यक्ति आय आ गई 2। तो जनसंख्या बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, जनसंख्या बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। तो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि में बढ़ावा ही क्या करता है, प्रति व्यक्ति आय को कम कर देता है, प्रति व्यक्ति आय को कम कर देता है। बहुत बढ़िया भाई। अब देखो यहां वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है, जर्मनी का संविधान, जर्मनी के संविधान से हमने क्या कॉपी किया है भारतीय के संविधान में। तो ध्यान से देखेंगे, सवाल पूछे जाते हैं। पहला जो जर्मनी के संविधान से लिया है हमने वो है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि आपातकाल के समय मौलिक अधिकार निरस्त हो जाते हैं। ये हमने कहां लिया है, मौलिक अधिकारों का आपातकाल के समय निरस्त हो जाना, ये हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। ठीक, बात करें कनाडा के संविधान से क्या लिया है, तो कनाडा के संविधान से हमने लिया है फेडरेशन, संघवाद की स्कीम ली है हमने। भारत में जो संघवाद है वो हमने कनाडा से कॉपी किया है। इस संघवाद में क्या होता है, केंद्र मजबूत होता है राज्य की तुलना में। ठीक है, उसके बाद इसमें जो बची हुई शक्तियां हैं वो केंद्र के पास होती हैं। केंद्र सरकार बचे हुए विषयों पर कानून बना सकती है, यानी कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों में जो विषय शामिल नहीं हुआ है और वो तो उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। आयरलैंड से क्या लिया है, आयरलैंड से हमने क्या लिया है बताओ, आयरलैंड से, तो आयरलैंड से हमने डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट लिया है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51 और पार्ट 4। ठीक, पहला। उसके बाद दूसरा,
राष्ट्रपति का जो चुनाव का तरीका है वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो चुनाव का जो मेथड है वो भी हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है ना। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तीसरा, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ये नॉमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, मनोनीत करने का जो तरीका है, कॉन्सेप्ट है, ये हमने आयरलैंड के संविधान से ही कॉपी किया है। आयरलैंड के संविधान से ही हमने कॉपी किया है। तो दोस्त ये हमने डिस्कस की। आई होप चीजें पसंद आई होंगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास रेगुलर देखते रहिए आप। एग्जाम बहुत नजदीक है आपका। अब टाइम है कि आपका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो थ्योरी रिवाइज कीजिए घर पर और हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप आंसर जरूर बताएं जो भी प्रश्न इसके बीच में पूछे जा रहे हैं क्लास में। ठीक है, तो मैं प्रेमपाल सिंह विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।